साहिल और काशी को नजदीक खड़े देख युक्ति ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो काशी को कुछ डाउट्स थे वही समझा रहा था, साहिल ने कहा और काशी से दूर हो गया। हाँ, सही कहा। डाउट्स क्लियर कर रहे थे, काशी ने कहा। लेकिन यहाँ दुकान के अंदर भी बात कर सकते हैं ना? यहाँ क्यों? युक्ति पूछते हुए आगे आई। वो मैं थोड़ा सा होमसिक फील कर रही थी और यहाँ आकर ताज़ी हवा खाने आ गई। फिर तसाहिल जी भी कुछ काम से यहाँ आए थे और हम दोनों बात करने लग गए और उन्होंने डाउट्स क्लियर किए, काशी ने कहा। मन ही मन साहिल ने एक दो गाली अपनी बहन को दी। वो उसका असली नाम जी बोलते बोलते रह गई। अच्छा, ठीक है। अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? अगर कुछ है तो मुझसे पूछ लो। जब चलो आओ अंदर, अंधेरा होने वाला है, युक्ति ने कहा। जी चलिए, काशी ने कहा और दोनों अंदर आ गए। अगले दिन से मिशन भाई की गर्लफ्रेंड ढूंढो शुरू हो गया काशी का। सबसे पहले उसने गैस वैशाली को किया क्योंकि वैशाली बार बार कोई ना कोई बहाने से साहिल के पास जाने की कोशिश करती। नो, साहिल हंसते हुए बोला। युक्ति दीदी, एक्साइटेड होकर काशी ने पूछा। दीदी मत कहो, मैं ऑलरेडी तेरा भाई हूँ, गुर्राते हुए साहिल ने कहा। सॉरी सॉरी, मीन युक्ति भाभी, काशी ने खुद को करेक्ट किया। साहिल ने कुछ नहीं कहा पर इस बार मुस्कुराते हुए चला गया। साहिल बटा तापस का चेहरा देख काशी समझ गई और गाना गाने लगी। एक हफ्ता हो गया था काशी को अपने इंटर्नशिप करते हुए और तापस हमेशा उस पर नजर रखता था एक बड़े भाई के तरह। लेकिन युक्ति ये चीज अजीब लग रही थी। ऑफ कोर्स, कहकशा एक प्रिंसेस है और सुंदर भी, तो ऑब्वियसली साहिल उसके पास जाने की कोशिश करेगा। मैं भी क्या सोचते बैठ गई कि ये मुझसे प्यार करेगा। खुद को समझाते हुए युक्ति अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर उसके फीलिंग से अनजान साहिल काशी को चीजें सिखा रहा था, बल्कि वो एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा रहा था। सबको अब लगने लगा कि काशी और साहिल के बीच कुछ है। बेचारे तापस बटा साहिल और काशी किसी को बता भी नहीं सकते थे। हम एक और ब्रांच खोलने वाले हैं, एक साउथ में और एक नॉर्थ में, शायद इस बार मैसूर और बरेली में, क्योंकि दोनों के डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। साहिल बटा तापस ने कहा। पर भाई, मैसूर में ऑलरेडी बहुत सारे दुकानें हैं, बरेली में ऐसी दुकानें कम है तो बिजनेस चल जाएगा, काशी ने कहा। तुम भी वही गलती कर रही हो काशी। एक बिजनेसमैन के तरह सोचो तो तुम्हें समझ आएगा कि साउथ इंडिया में हमने अब तक सिर्फ बेंगलुरु में ब्रांच खोली है और हैदराबाद में। अगर हम धीरे धीरे कर बाकी बड़े शहरों में ब्रांचेस खोलेंगे तो हमारा रेपुटाटाइन भी बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी। बिजनेस समझाते हुए तापस ने कहा। दोनों ही बैठे स्टाफ केबिन में बात कर रहे थे जब युक्ति कुछ काम से अंदर आई। दोनों को पास बैठे लैपटॉप पर कुछ करते देख युक्ति को साहिल पर गुस्सा आ गया। हे युक्ति, काशी ने कहा। ए छायाएं, युक्ति ने कहा और काम पर लग गई। युक्ति, साथ में लंच करेंगे, प्लीज फ्री रहना, साहिल ने कहा। मैं हमेशा फ्री ही रहती हूँ साहिल, कहते हुए युक्ति साहिल को देखने लगी और आगे बोली। पर शायद आजकल तुम बिजी हो, और वो बाहर चली गई। अपने सिर पर मारते हुए साहिल खुद को कोसने लगा। काशी ने पूछा, भाई आपको बता देना चाहिए युक्ति को सारी बातें। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जानता हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है कि अगर वो मेरी बात सुन गुस्सा करने लगी, साहिल ने पूछा, तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए भड़केगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। डिले मत करो भाई। वैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई क्या? किस नतीजे पर पहुंचे? काशी ने पूछा। हाँ, हो गया है। उनका बेटा सच में मानसिक रूप से डिसेबल्ड है। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही सकते हैं।
इसलिए उन्हें आखिरी वार्निंग देकर काम पर वापस रखने का सोचा है, तापस ने कहा और लैपटॉप पर काम करने लगा। अगले दिन तापस ने अपने असिस्टेंट विहान को कॉल कर इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहा और सुपरमार्केट में अनाउंस करने को कहा कि दोनों को लास्ट वार्निंग दी जाएगी और सारे पैसे सुपरमार्केट वापस लौटकर काम करना शुरू करें। तापस ने कहे मुताबिक दोपहर को विहान सुपरमार्केट आया और शुक्ला को सुनीता और सुरेश को बुलाने को कहा। शाम तक सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी और पैसे जल्द से जल्द लौटाने को कहा। सुरेश जी ने हाँ कह दी और पैसे लौटाने की प्रोसेस शुरू कर दी। उसमें से 2 लाख ऑलरेडी खर्च हो गए थे। विहान में कहा ठीक है, ये 2 लाख सैलरी में काटेंगी अगले 1 साल तक। ठीक है सर, सुरेश ने कहा और सिर झुका लिया। युक्ति सुनीता और सुरेश जी के लिए खुश थी। आखिरकार उन्हें नौकरी वापस मिल गई और दोनों वापस काम करने लगेंगे। शाम को दुकान बंद करने से पहले युक्ति ने एक स्वीट्स का डब्बा खरीदा और सुरेश सुनीता जी के घर मिठाई बांटने चली गई। उनका घर दुकान से आधा किलोमीटर दूर था, इसलिए युक्ति आसानी से चल कर गई। एक छोटे से इंडिपेंडेंट हाउस में सुरेश और सुनीता रहते थे। युक्ति उनके घर पहुंचन दरवाजा नॉक करने ही वाली थी कि अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, मैं वो पैसे किसी को नहीं दूंगा। अंदर से आवाज आई। आवाज किसी नौजवान लड़के की थी। वो गुस्से में चिल्लाए जा रहा था, लेकिन बेटा, अगर हमने पैसे वापस नहीं दिए तो हमें जेल जाना होगा। किसी औरत की आवाज आई जो काफी एज थी। ये तो सुनीता ताई है, युक्ति ने खुद से कहा। माँ, मैंने बड़े मुश्किल से ये पैसे लिए हैं, मैं उन्हें आपके कहने पर मैंने बीमार होने की नाटक भी की 1 हफ्ते के लिए। अब और नहीं, कहते हुए वो शख्स चुप हो गया। मंदार, बात समझो बेटा प्लीज। अगर ये पैसे वापस नहीं किए तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। फिर दोनों कहाँ जाएंगे? हमारी सारी सेविंग्स तुमने खत्म कर दी, अब इन पैसों को भी ले गए तो हमें जॉब से निकल देंगे, रोते हुए एक आदमी ने कहा। ये आवाज सुरेश जी की थी। ओह माय गुडनेस, मतलब इनका बेटा विकलांग नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहा था, कहते हुए युवती ने अपने मुंह पर हाथ रख किया और फिर कुछ सोचते हुए घर के खिड़की के पास जाकर देखने लगी। मंदार, यही उनका बेटा और सुरेश और सुनीता जी हॉल में बात कर रहे थे। युक्ति ने झट से फोन निकाल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुनीता जी अपने बेटे के पैर पड़ते हुए बोली, प्लीज मंदार, ऐसे मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, पुलिस हमें जेल में डाल देगी। मंदार, प्लीज अपने बूढ़े माँ बाप को बख्श दो। मंदार अपना पैर खींचते हुए बोला, नहीं माँ, ये पैसे मैं नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उस सुपरमार्केट के सिस्टम को हैक कर पैसे लिए हैं। बहुत मेहनत की है मैंने, इन्हें वापस नहीं करूंगा। इस बार सुरेश जी उसके पैर पड़ने लगे। मंदार, हमें जेल नहीं जाना है, तेरे खातिर हमने हमारे ही मालिक से चोरी की है, अब और नहीं कर सकते, प्लीज लौटा दो मंदार। सुनीता और सुरेश जी दोनों रोने लगे, लेकिन मंदार ने उनकी एक नहीं सुनी। दोनों को पीछे धक्का देते हुए वहां से चला गया। युक्ति रिकॉर्डिंग बंद कर वहीं खड़ी रही। आज तक युक्ति को लग रहा था कि सुरेश और सुनीता जी मजबूरी में चोरी कर रहे थे, लेकिन आज पता चला कि चोरी उनके बेटे ने सिस्टम हैक कर पैसे बनाए हैं। मुझे जल्द से जल्द साहिल से बात करना होगा, बोल युक्ति वहां से अपने घर की ओर चली गई। हांफते हुए घर पहुंची और जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसे ऐसे देख खुशी ने पूछा, दी, क्या हुआ? कहाँ से भाग कर आ रही हो? खुशी, पानी दो पानी, सांस लेते हुए युक्ति ने कहा। भागकर खुशी पानी ले आई और युक्ति ने पूरा पानी खत्म किया। क्या हुआ दी? कुछ तो बोलो, खुशी ने पूछा। साहिल कहाँ है? युक्ति ने पूछा। ऊपर, अपने कमरे में, खुशी ने कहा। ठीक है,
मैं उससे मिलकर आती हूँ, बोल युक्ति साहिल से मिलने उसके कमरे के पास गई। साहिल किसी से फोन पर बात कर रहा था। युक्ति को वहां देख उसने फोन रखा और युक्ति के पास गया। क्या हुआ तुझे? इतना पसीना पसीना क्यों हो रखा है? साहिल उसके पसीने पोंछते हुए पूछा। साहिल वो, युक्ति ने कहा। वो क्या? साहिल ने पूछा। फोन खोलकर रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, ये मंदार है। सुनीता और सुरेश जी का बेटा सुरेश और सुनीता जी झूठ बोल रहे थे। जेल उन्हें नहीं मंदार को होना चाहिए। क्या? चौंकते हुए साहिल ने पूछा और रिकॉर्डिंग देखने लगा। साहिल अभी के अभी तापस सर को बताना होगा इसके बारे में, नहीं तो गलत होगा। सबसे पहले उनके बेटे को अरेस्ट करवाना होगा। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। युक्ति ने कहा, तुम टेंशन लेना बंद करो, मैं विहान से मिलकर बात करता हूँ। क्या ये रिकॉर्डिंग मुझे फॉरवर्ड कर सकती हो? साहिल ने पूछा और जैकेट पहन बाहर जाने लगा। युक्ति ने जल्दी से वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी और तापस विहान के घर पहुंचा। तूने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, विहान पर चिल्लाते हुए तापस उसके घर के अंदर आया। सर आप यहाँ बैठिए सर। विहान उठकर बड़ा हो गया। यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, मुझे जवाब चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ठीक से क्यों नहीं हुआ? तापस दोनों हाथ कमर पर रख पूछने लगा। सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, विहान ने डरते हुए कहा। अपना फोन दिखाते हुए पूछा, ये रहा उन दोनों का बेटा? देखने में तो ठीक लग रहा है, फिर तुमसे कैसे छूट गया? सर, लड़का तो यही है लेकिन इसका चेहरा काफी हद तक बदला गया है। अभी ऐसे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम है। विहान ने घबराते हुए कहा। एग्जैक्टली मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? तापस का गुस्सा बढ़ने लगा। सर वो, अब विहान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। गलती भी तो उसकी ही थी, ठोक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। यू आर फायर्ड, तापस ने कहा और अपना फोन लिए चला गया। विहान भी जानता है कि तापस उसे नौकरी से नहीं निकलेगा, इसलिए तापस की बातें वो दिल पर नहीं लेता। ठीक है सर, क्या मैं आज से नौकरी छोड़ दूं या दूसरे असिस्टेंट के आने का वेट करूं? विहान अपनी स्माइल छुपाते हुए पूछा। बहुत बोल रहे हो तुम, चुपचाप काम पर लग जाओ, तापस स्माइल करते हुए बोला। फिर दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे। विहान तापस का कॉलेज फ्रेंड और सबसे क्लोज फ्रेंड है। भले ही वो तापस का असिस्टेंट है लेकिन तापस की गैरमौजूदगी में डिसीजंस विहान ही लेता है। दोनों कितना भी लड़ ले लेकिन हर काम साथ में करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि विहान तापस का असिस्टेंट है लेकिन उसका भी अलग से बिजनेस है जिसकी फंडिंग तापस ने दी थी, पर 1 साल के अंदर ही विहान ने प्रॉफिट्स दोगुना कर तापस को लौटा दी थी। सर, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 6 घंटों के अंदर अंदर इस मंदार को मैं जेल के अंदर कर दूंगा, विहान ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा है विहान, बट जल्द से जल्द ये काम कर लो, तापस ने कहा और विहान पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया। पुलिस को उस वीडियो को दिखाते हुए विहान ने फ्रेश एफआईआर दर्ज की मंदार के खिलाफ और अरेस्ट वारंट बनाकर पुलिस सुरेश जी के घर चली गई। रात के 10 बज रहे थे लेकिन पुलिस अपने काम में देरी नहीं करना चाहती थी। आखिर ये एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन था। सुरेश और सुनीता जी सो रहे थे और मंदार अपने काम में व्यस्त था जब घर की घंटी बजी। मंदार ने दरवाजा खोला और पुलिस अंदर आते हुए बोली, मंदार, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मंदार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुलिस उसे पकड़ने आने वाली है क्योंकि सुरेश और सुनीता जी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी और उन्हें पैसे वापस लौटाने का कहा था। मंदार ने अपना मेकअप, जिसमें उसकी आंखें बड़ी और गाल मोटे लगते थे, उसे भी निकाल रखा था। इंस्पेक्टर मंदार को देखकर बोला, तो ये तेरा असली रूप है। अब देख पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में ये रूप हम कैसे बदलते हैं।
ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने उसका गर्दन पकड़ा और कांस्टेबल की ओर धक्का दिया। कांस्टेबल ने हथकड़ी पहनाई तो मंदार कहने लगा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं इनका बेटा नहीं हूँ। इनका बेटा मेंटल हॉस्पिटल में है। मैं इनके भाई का बेटा हूँ। और कितना झूठ बोलोगे मंदार? बस करो, ये सुनीता जी ने कहा। बुढ़िया, चुप हो जा, मंदार ने कहा। सुरेश जी उसकी बात सुन भड़क गए और पुलिस से कहा, आप इसे ले जाइए सर। जिस इंसान को अपने माँ बाप के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, वो किसी के रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। पुलिस मंदार को घसीटते हुए गाड़ी में ले गई, उसे गाड़ी में बिठा ले गई। विहान सुरेश और सुनीता जी की ओर देखकर बोला, आपसे कल सुपर मार्केट में बात करेंगे, और वहां से चला गया। साहिल बटा तापस को जब विहान का मैसेज आया कि मंदार पकड़ा गया है, वो सबसे पहले युक्ति को बताने चला गया। युक्ति खुश होकर साहिल के होंठ पर किस करने लगी। उसकी स्वीट किस अपने होंठों पर महसूस करते ही साहिल वहीं जम गया। युक्ति ने जब रियलाइज किया कि उसने क्या किया है तो वो शर्माकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ये तो भला है कि बाबा और खुशी सो रहे थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। युक्ति का हाथ पकड़ साहिल ने उसे अपनी ओर खींचा तो युक्ति का पीठ साहिल के सीने से जा लगा। युक्ति के बालों को एक तरफ करते हुए साहिल उसके गर्दन और शोल्डर पर किस करने लगा। युक्ति घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर साहिल के शोल्डर पर रख दिया। युक्ति के कमर को कस के पकड़ते हुए साहिल उसके बैक पर किस करने लगा। तभी युक्ति ने पूछा, अगर कोई आ गया तो? साहिल वहीं रुक गया और फिर युक्ति को गोद में उठा छत पर ले गया। उसे ठीक से खड़ा करते हुए साहिल ने युक्ति का चेहरा अपने हाथों में लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आई लव यू, साहिल ने कह दिया। साहिल की बात सुन युक्ति का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने भी कह दिया, लव यू टू। साहिल से रहा नहीं गया और युक्ति के होंठ चूमने लगा। युक्ति साहिल का शर्ट पकड़ अपनी ओर खींचकर किस किए जा रही थी। उसका ये पैशन देख साहिल मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ युक्ति के पीठ पर और दूसरा उसके गर्दन के पीछे रख पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों साहिल के कमरे में आए और एक दूसरे में साहिल के बेड पर ऐसे ही लेटे रहे। दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन दिल में हलचल दोनों की हो रही थी। साहिल युक्ति की सॉफ्ट उंगलियों के साथ खेल रहा था और युक्ति अपना सर साहिल के सीने पर रख उन दोनों के हाथों की ओर देख रही थी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह शुक्ला ने सबको इसके बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए। सिर्फ युक्ति हैरान नहीं थी, क्योंकि उसने ही ये रिकॉर्ड किया था। और ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि युक्ति ने इस सच का खुलासा किया है, वरना हमें पता ही नहीं चलता, शुक्ला ने कहा। सभी हैरानी से युक्ति और देख मुस्कुराने लगे। युक्ति ने कल शाम को हुई सारी बता दी। वी आर प्राउड ऑफ यू युक्ति, काशी ने कहा और सबने हाँ में हाँ मिलाई। विहान भी तब तक सुपर मार्केट आ गया था और युक्ति को भी कहा कि तापस सर को आपका प्रोएक्टिवनेस और काम के प्रति डेडिकेशन देख आई एम प्रेस हुए है, इसलिए आपको प्रमोशन भी मिल रही है। आपको वो जोनल हेड यानी महाराष्ट्र के सारे दुकानों की हेड बना दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुंबई शिफ्ट कीजिए, जहां हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। आपका रहने का और शिफ्टिंग का खर्चा कंपनी उठाएगी। विहान की बात सुन सभी हूटिंग करने लगे और युक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। काशी ने युक्ति को गले लगाकर विश किया, पर युक्ति के मन में एक सवाल उठ गया, लेकिन शुक्ला सर इसके हकदार है, मैं नहीं। इन्होंने इस सुपर मार्केट के लिए बहुत कुछ किया है, युक्ति ने कहा। विहान युक्ति की बात सुन स्माइल करते हुए बोला, शुक्ला ने कहा है कि उन्हें अपने घर वापस जाना है, क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली की याद आ रही है। लेकिन हम भी हमारे बेस्ट एम्प्लॉइज को छोड़ नहीं सकते, इसलिए शुक्ला अब गुजरात सर्कल देखेंगे। ये तो डबल खुशियों की न्यूज़ है, मानेक ने कहा और सिटी बजने लगा।
पार्टी तो बनती है बॉस, नवीन ने कहा और वोटिंग करने लगा।